ओके। भाई आवाज नॉर्मली मुझे लग रहा था माइक चल रहा है। साउंड नहीं आ रही है क्या बच्चा? प्रिंस, अक्षित, ओके। चलिए अभी अभी आ गई आवाज मुझे लगता है। चलिए, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारा टॉपिक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये यहां पर देखें सारे लोग समझेंगे। पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब H2, हाइड्रोजन गैस होनी जरूरी है। ये उन्हीं कंपाउंड के लिए कैलकुलेट किया जाएगा जिनमें पाई बॉन्ड होगा। मस्ट हैव पाई बॉन्ड। अगर आपके कंपाउंड में पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा बताइए? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जीरो। क्लियर? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा ही नहीं क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है सारे लोग? तो चलिए इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। जब आप किसी चीज का हाइड्रोजनेशन कराने जाते हैं तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है और फिर कुछ एनर्जी नेट निकलती है। मान लो X एनर्जी तुमने दी और Y एनर्जी निकली, तो क्या डेल्टा H Y माइनस एक्स होगा या नहीं? हाँ या ना? तो यही Y माइनस एक्स है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे बताइए? डेफिनेशन में हो गया इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड is completely hydrogenated, completely hydrogenated, ध्यान से देखेंगे, या फिर हाइड्रोजनेशन को ही रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन या हाइड्रोजनेटेड हो जाए या रिड्यूस हो जाए तो हम उसे बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सही बात है। यथार्थ अभी चालू किया है, कुछ पढ़ाया नहीं है, ये पहला टॉपिक ही है। ध्यान से देखें, एक मजेदार चीज है। सोचो जरा, अगर एक डबल बॉन्ड है और एक्स अमाउंट की, मान लो एक्स तो यहां पर आ जाए, मान लो एक डबल बॉन्ड है, पी एनर्जी निकल रही है, तो दो डबल बॉन्ड पे 2p के आसपास होना चाहिए, 10 पे 10p के आसपास होना चाहिए। हाँ या ना? तो मेरे भाई वी कैन रिलेट दैट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये वाटर नहीं है HOH, ये क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? मानते हो या नहीं? जितनी पाई बॉन्ड होंगी उतना ज्यादा हाइड्रोजनेशन, उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। क्लियर है या नहीं? मजा तो तब आएगा जब पाई बॉन्ड सेम होंगी। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो मेरे भाई अब हमें पता करना है किसका y माइनस एक्स ज्यादा है। सोचो y माइनस एक्स उसका ज्यादा होगा जिसका x कम होगा। हाँ या ना? यानी कि एनर्जी देनी कम पड़ेगी। एनर्जी देनी कम कब कम पड़ेगी? जब ये स्टेबल हो या अनस्टेबल? अनस्टेबल हो। मानते हो या नहीं? अगर ये अनस्टेबल है तो ये खुद रिएक्शन के लिए तैयार है, हमें बहुत कम एनर्जी देनी है और बहुत कम एनर्जी देंगे तो y माइनस एक्स ज्यादा हो जाएगा। मानते हो या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल सही। एक बच्चा पूछ रहा है हीट ऑफ कंबशन में, हीट ऑफ कंबशन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या डिफरेंस है? अबे उसमें जलाते थे, यहां O2 होता था, O2। कंबशन मतलब जला देना। मेरे भाई आप देख पाए हैं क्या? यहां आया 1 स्टेबिलिटी। ज्यादा स्टेबल हो गया तो एक्स ज्यादा देना पड़ेगा, और एक्स ज्यादा हुआ तो डेल्टा एच फिर कम हो जाएगा, और अनस्टेबल फिर तो मजा आ जाएगा। अनस्टेबल हुआ एक्स कम होगा। समझ में आ गया? लेकिन एक मजेदार चीज है, उस बच्चे के पॉइंट को मैं ले लेता हूं। ऐसे मैंने HOC भी कराया था आपको, उसमें भी आया था 1 स्टेबिलिटी, याद आया आपको? और यहां था नंबर ऑफ कार्बन एटम, याद है या नहीं? मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर दो कंपाउंड के लिए HOH डेटा दे दिया जाए और उन्हीं दो के लिए HOC डेटा दे दिया जाए तो क्या तुम उन दोनों कंपाउंड का स्टेबिलिटी पता कर सकते हो? लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है
कि HOH ऑर्डर से उल्टा आ रहा हो और HOC से उल्टा आ रहा हो। याद रखना, फुल प्रूफ स्टेबिलिटी निकालने का एकमात्र तरीका जो होता है वो होता है हीट ऑफ कंबसन। क्या होता है? याद है हमने बेयर्स स्ट्रेन एंगल थ्योरी से इसे रिलेट किया था। बेयर्स स्ट्रेन एंगल पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे होगी बेवकूफ, याद करो, वहां पर इसे स्ट्रेन स्ट्रेन से रिलेट किया था। अगर कहीं भी ये इसका स्टेबिलिटी डेटा और इसका स्टेबिलिटी डेटा अलग आ रहा है तो यही वाला फाइनल मानना है, क्योंकि याद करो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जला कर देखी गई कितनी एंथैल्पी आ रही, तो ये फुल एंड फाइनल होगा। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस करते हैं HOH के। आइए मुझे बताइए, अगर मैं आपको दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, सारे लोग देखें, CH2 CH3, और मैं आपको दूं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं आपसे कहूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालिए, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या बोलता है? पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है, तो इसका आंसर क्या आ गया? मुंह से बोलो, 2 > 1। कर लोगे या नहीं? आसान है या नहीं? बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है ना। अगर मैं सिंगल बॉन्ड रख दूं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। चलिए सेकंड, बताओ बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड HC ट्रिपल बॉन्ड CH, बोलो जल्दी बोलो। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? इसका जवाब बहुत क्लियर है, ज्यादा पाई बॉन्ड, 2 पाई 1 पाई, हाँ या ना? आंसर है 2 > 1, सिंपल आंसर इसका। चलिए अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये देखिए, ये डबल, ये डबल डबल, ये डबल डबल, बहुत आराम से तसल्ली से देखें, सीखें, समझें। बताओ जरा HOH, राइट आंसर है 2 > 3 > 1, बिल्कुल सही है। आप सारे लोग देखें, सबसे कम पाई बॉन्ड 1 में है, इसका सबसे कम हो गया। अब इन दोनों में 2-2 पाई बॉन्ड है, जब पाई बॉन्ड बराबर हो जाएगी तो क्या देखेंगे? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? रेजोनेंस, 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 ये रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल तो कम हो गया। खड़े हो जाओ तुम, किसकी बैक बॉन्डिंग में? यहां से इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, उसी की तो रेजोनेंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? थर्ड में है, प्रिंस इज आस्किंग कि थर्ड में रेजोनेंस कैसे होगा? कोई है क्या क्लास में? मैं हूं बेटा क्लास में, ये कैमरा वाले सर भी हैं क्लास में। कार्तिक गुप्ता बेटा ऐसा आंसर कुछ भी मत बोलो, बैक बॉन्डिंग क्या होता है? भैया क्वेश्चन देखो, इसमें क्या डाउट है? क्या गधा बोल रहा है वे, बीच में आके टांगड़ा, क्या डाउट क्या तेरे को? खड़ा हो जा, चल बैठ। कोई नहीं है, मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा हूं। इन दोनों में मेरा प्रश्न केवल इतना है, कौन सा ज्यादा स्टेबल? क्या ज्ञान तू दे रहा उतनी देर से, बेवकूफ। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो HOH कम नहीं होगा उसका। बैठ जा। ये बेटा क्या है कि नीली टी शर्ट वाला दिख रहा है? नहीं, नीली टी शर्ट नहीं, पर्दा है एक, और मैं तुम्हें एकदम एग्जैक्ट क्लास की फील दे रहा हूं, ठीक है? आइए, तो मेरे भाई फोर्थ का आंसर जो है वो है 2 3 1। ज्यादा अकल मत लगाओ, ये 2 कौड़ी के क्वेश्चन है, ठीक है ना।
तुम उन्हें ज्यादा हाइप दे रहे हो इसलिए गलत हो रहा है, इसको कुछ ऐसा थोड़ा था कि ज्यादा ध्यान। आओ भाई, लुक एट 5, बताओ बताओ, बोलो। लगाओ बुद्धि, जब बुद्धि लगानी होगी तो फैल जाओगे। बता दो सारे। जवाब ऑनलाइन आ रहा है, बच्चे दे रहे हैं, कोई 1-2 कह रहा है, कोई 2-1 कह रहा है। मैक्सिमम आंसर जो 2-1 भी है। अरे HOH का ऑर्डर चाहिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का चाहिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का बेटा। क्या बेवकूफ है यार, 50-50%। मेरे भाई इन दोनों में पाई बॉन्ड कितनी है? 1 2 3, 1 2 3, पाई बॉन्ड सेम हो गई तो हम क्या लगाएंगे? 1 स्टेबिलिटी। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये, क्योंकि ये क्या है? एक्सटेंडेड, और ये क्या है? क्रॉस। तो क्या जवाब 1 > 2 आया या नहीं? जो अनस्टेबल है उसका HOH ज्यादा हो जाए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं मेरे भाई। 6th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो HOC के साथ बवाल क्रिएट कर देता है। क्लियर? HOC के साथ बवाल क्रिएट करता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा मेरे भाई। अगर मैं इसके HOH के ऑर्डर की बात करूं, मैं इसके HOC ऑर्डर की भी बात करूंगा, और मैं इसके एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑर्डर की भी बात करूंगा। क्या आप देख रहे हैं ये सारे ब्यूटीन के आइसोमर्स हैं? 1 ब्यूटीन, 6 ब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन, इनके नाम हैं। इन सब में एक एक पाई बॉन्ड है, एक एक पाई बॉन्ड है। तो मेरे भाई तुम कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पर ही जा रहे हो। हीट ऑफ कंबसन डेटा इसका जो आता है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। इसका हीट ऑफ, इसमें भी वही होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, 1 स्टेबिलिटी। एक्चुअली यू कैन हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि भैया ये आता है HOC का ऑर्डर। ये तो क्लियर है कि HOC का ऑर्डर सही स्टेबिलिटी ऑर्डर देगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आइसोमेरिक ब्यूटीन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन HOH में जब जाते हैं तो एक लोचा देखने को मिलता है। ये जो लोचा है इसे समझिए। HOH में भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, लेकिन ये 1 स्टेबिलिटी एग्जैक्टली नहीं आता। इसमें सबसे अनस्टेबल वाली एल्कीन तो यही है, तो HOH तो इसी का ज्यादा होना चाहिए, मानते हो या नहीं? HOH इसी का ज्यादा होना चाहिए, सेकेंड नंबर भी यही आना चाहिए। अब आप कहोगे सब सेम ही तो चल रहा है HOC। मेरे भाई अब तो सेम आगे नहीं होगा, नहीं तो फिर सभी सेम हो जाएगा। लास्ट के 2 में होता है बवाल, आइसोब्यूटीन यहां एंड ट्रांसब्यूटीन। इसलिए मेरे भाई ये जो 2 लोचा है ना, ये कई बुक्स में, पुराने एडिशन की जो बुक्स हैं उसमें आप देखें एल्कीन स्टेबिलिटी ऑर्डर गलत भी लिखा हुआ, क्योंकि वो HOH से निकालते हैं। HOH में बताइए ट्रांस सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा, जबकि सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है? आइसोब्यूटीन। सबसे ज्यादा क्या स्टेबल होता है? आइसोब्यूटीन। और ये वेरिएशन आपको बहुत ज्यादा जगह पर नहीं दिखाई देगा। आइसोमेरिक ब्यूटीन का ये केस पूछा भी जा चुका है। क्लियर? तो तुम कोई एक ऑर्डर याद कर लो। अगर तुम्हें स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है, मान लेते हैं, तो उसका एग्जैक्ट उल्टा HOC हो जाएगा, है ना? और HOC का जो ऑर्डर है उसके लास्ट के 2 में चेंज, वो HOH का ऑर्डर। समझ रहे हैं आप? अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है, तो मेरे भाई आप HOC का तो बिल्कुल सेम ही आना, उल्टा मतलब। एंगल स्ट्रेन की बात मत कर गधे, रिंग विंग नहीं है। ओपन चेन में एंगल स्ट्रेन नहीं होता, एंगल स्ट्रेन रिंग में होता है, पहली बात। यहां अगर हम बात करें तो यहां पर आपको पता होगा हाइपर कंजुगेशन से हम इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं स्टेबिलिटी को। मैंने ऐसा पहले बताया भी है। क्या आपने नोटिस किया कि यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे? हाइपर कंजुगेशन
और इधर सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, तो क्या ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं यानी? जबकि इसमें आप देखो दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। तो इस वाले में सिमेट्रिकल डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सिंक्रोनाइज्ड। फिलहाल ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसका उल्टा HOC, और HOC में लास्ट टू में एक्सचेंज कर दोगे तो HOH। तीनों डेटा आपके दिमाग में रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। HOC ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, इसलिए वो सही है। हाँ, क्राउडिंग बस, मतलब एक तरीके का गधा है क्या? इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस सेम है। अजीब बात कह रहा है यार, कैसे सेम है? कैसे सेम है बता भाई? अगर सेम है तो इनके बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए ना। इफ यू आर सेइंग दे बोथ आर सेम, गधे कहीं के, मैं तेरा डाउट समझ गया बेवकूफ, चलो जा नालायक। अब ये सेम है, ये सेम है, ये सेम नहीं है। हाँ, अब अगर तुम्हें ऑर्बिटल डायग्राम आता तो तुम समझ जाते, क्योंकि गधे ये जिंदगी भर ए यहीं रहेंगे, ये यहां से हिल भी नहीं सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड रोटेट करने के लिए परमिशन नहीं देता, और सिंगल बॉन्ड रोटेट करने की परमिशन देता है, तो ये घूमकर इधर आ जाएगा। तो ये दोनों तो एक ही कंपाउंड की फॉर्म्स हैं, बट ये दोनों एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दो डिफरेंट कंपाउंड हैं। यहां ये नहीं लगा सकते। समझ में आया या नहीं? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये नहीं है। ये दो चैप्टर हैं आपके 12th के, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा चैप्टर, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पूरा चैप्टर। दोनों में फर्क यही है, ये नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल है और ये इंट्रा कन्वर्टेबल। ये चैप्टर आएगा आपका, अभी इसमें टेंशन मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आएगा ये। एक पूछ रहा है ट्रांस ज्यादा स्टेबल क्यों है? ट्रांस में रिपल्सन कम होता है क्योंकि चीजें दूर होती हैं, रिपल्सन कम होता है, यहाँ रिपल्सन ज्यादा होता है। आइए 6 के बाद 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, बहुत बेहतरीन मजा आने वाला है आपको। देखिए जरा बोर्ड पर 7, और यहां से हम एक बहुत अच्छे टॉपिक में प्रवेश करेंगे। ठीक है, सारे लोग देखिएगा। ये है साइक्लोहेक्सीन, ये आप देखें, ये साइक्लोहेक्सीन है। अच्छा आप बताइए, जब आप इसे देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं और सोच उसके हाइब्रिड को रहे हैं या नहीं? इसमें यहां भी ऐसा 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 सारे टच कर रहे हैं टाइप। हाँ, अब आएगा मजा आपको, ध्यान से देखिए। वैसे इसे भी देख के इसके हाइब्रिड को सोच रहे हैं। सुन लो सारे ध्यान से। एक बंदा था, ठीक है, उसे एनर्जी चाहिए थी, तो उसने जेब में डाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और क्या सोचा कि कोई एल्कीन मिलेगी तो उसे हाइड्रोजनेट कर दूंगा, एनर्जी मिल जाएगी। मानते हो यार? तो मेरे भाई उसकी मुलाकात हो गई एक एल्कीन से। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये एल्कीन मिल गई, वो एल्कीन के पास गया, उसने कहा आर यू रेडी? एल्कीन कुछ बोलता उससे पहले उसने एडिशन कर दिया, हाइड्रोजनेशन हो गया। मैं ये H नहीं भी लिखूं तो भी मतलब H लग गया। और मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताना चाहता हूं, वैल्यू होती है -28.6 किलो कैलोरी पर मोल। मैं राउंड ऑफ कर ले रहा हूं, 29 किलो कैलोरी पर मोल। क्या ये ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है जो रिएक्शन कराने पर निकला है? मानते हो या नहीं? हाँ या ना? अच्छा, जब तुम कोई पेपर देखते हो तो एक एक्सपेक्टेशन होती है, इस पेपर में तो मैं फुल ले आऊंगा, वो है एक्सपेक्टेड मार्क्स, और जब रिजल्ट आता है तो वो है ऑब्जर्व्ड मार्क्स। सही बात है या नहीं? तो मेरे भाई ये आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का एक रिएक्शन बता दी गई। अगले दिन वो बंदा फिर जेब में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाल के निकला, ये सोचता हुआ कि आज और एनर्जी लूंगा, और उसकी मुलाकात हो गई बी से। हो गई या नहीं? बी से। तो बी को जब उसने दूर से देखा होगा तो बताओ एक्सपेक्ट क्या किया होगा? एक्सपेक्टेशन बोलो ना डैश। एक्सपेक्टेशन कितना होगा
58 का होगा या नहीं बताइए, हाँ या ना। उसने सोचा कल 1 को रिड्यूस किया था तो 29 घर लेकर गया था, आज 2 है तो मैं कितना घर लेकर जाऊंगा बोलो जरा, 58। लेकिन ये तो उसका एक्सपेक्टेशन, ये तो उसका एक्सपेक्टेशन। सच्चाई अभी समझ में आएगी मेरे भाई। ये गया 2H2 लेकर और इसे बोलता आर यू रेडी। इसने बात ही नहीं की, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। उसने कहा हाँ तुमसे कह रहा हूं आर यू रेडी। इसने कहा आई एम नॉट ए ऑर्डिनरी एल्कीन। उसने कहा हाँ यू आर नॉट एल्कीन, यू आर डाइईन, 2 डबल बॉन्ड। उसने कहा आई एम नॉट ऑर्डिनरी डाइईन, आई एम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड डाइईन। नहीं आया क्या समझ? वो कह रहा आसानी से रिएक्शन नहीं होगी, आसानी से रिएक्शन नहीं होगी। उस बंदा भी एकदम प्रोफेशनल था, कहता कुछ ले दे के एडजस्ट करते हैं, रिएक्शन तो करूंगा मैं, देखो सिंपल सी बात। तो बताओ ये उतनी एनर्जी पहले लेगा जितनी एनर्जी से ये स्टेबलाइज्ड है। उतनी एनर्जी देकर इसके सिस्टम को लूज करोगे या नहीं करोगे? सपोज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय x किलो कैलोरी पर मोल, तो उतनी एनर्जी दे के वो जब एकदम रेडी कर लोगे, हाँ या ना मेरे भाई? रिएक्शन हुई और ऑब्जर्व्ड एनर्जी निकली 55 किलो कैलोरी पर मोल। सारे लोग सुन लो, बताओ वो 3 किलो कैलोरी कहां गया जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या समझ में आया या नहीं मेरे भाई? क्या आप मान सकते हो कि वो डिफरेंस अमाउंट वहीं खर्च हुआ है, हाँ या ना? किस चीज में? इसकी स्टेबिलिटी के अगेंस्ट काम करने में। अरे बताओ ये स्टेबल क्यों था? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, यानी कि इसके पास रेजोनेंस एनर्जी थी, उसी को तुमने क्या किया है? कंपनसेट किया है। ओ माय गॉड, क्या तुम रेजोनेंस एनर्जी समझ गए? इसकी कितनी आई डैश? 3 किलो कैलोरी पर मोल। बोलो आई या नहीं आई? -3। रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव में होती है। तो मेरे भाई यहां समझ लें, resonance energy is nothing, it's a delta H expected minus delta H observed। ये एक तरीका है रेजोनेंस एनर्जी का आइडिया लगाने का। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये जिस भी फैक्टर से स्टेबलाइजेशन, मेजर फैक्टर रेजोनेंस ही है, तो रेजोनेंस के वजह से जो एनर्जी इसमें रिलीज हुई होगी वो यहां पर ही है। बेंजीन का करें इसका मेरे भाई। अगले दिन उसने इसे देखा, देखते ही उसके मन में क्या ख्वाबों ख्यालों में आया होगा? एक्सपेक्टेशन, जल्दी बोलो। एक्सपेक्टेशन 87 किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान से सुनना, डेल्टा H ऑब्जर्व्ड मेरे भाई हो गया इसके पास 3HH। सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाइए। उसने कहा आर यू रेडी? उसने कोई बातचीत ही नहीं, जरूरत ही नहीं समझा, जरूरत ही नहीं समझा। उठ के गया और घर के अंदर और मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से इसने आवाज दी कि भाई मैं डाइईन को रिड्यूस कर चुका हूं, तुम ट्राइईन हो। मैंने उधर 3 किलो कैलोरी की रिश्वत दी थी, तुम 5 ले लो, 1 डबल बॉन्ड ज्यादा, 5 ले लो। अंदर से कोई आवाज नहीं है। उसने कहा चलो तुम भी क्या याद करोगे, 6 किलो कैलोरी। अंदर से एक आवाज आई, डैश डैश, भाग जा यहां से, हाँ या ना मेरे भाई? अब इसका माथा ठनका कि यार ये क्या है, ये क्या है। तो इसने क्या किया, इसने तुरंत मुझे फोन लगाया। इसने कहा सर एक 6 की रिंग है, उसमें 3 डबल बॉन्ड है, अपने को हाइड्रोजनेशन करना है एट एनी कॉस्ट। मैंने कहा गधे वो बेंजीन है। कह रहा जो भी है। मैंने बहुत स्टेबल होता है। कह रहा अभी क्या, अभी बात जो है ईगो की आ गई है, सम्मान की आ गई। मैंने कहा अच्छा कहां तक पहुंचे हो? कह रहा 6 किलो कैलोरी ऑफर कर दिया है। मैंने कहा गधे 6 किलो कैलोरी में कुछ भी नहीं होने वाला। कह रहा फिर? मैंने कहा 4-5 गुने तक जाओ। कह रहा क्या बात कर रहे हो, नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा फिर रहने दो, ये एडिशन वैसे भी शो नहीं करता। कह रहा नहीं अभी तो बात की बात है। फिर इसने गेट के बाहर से बोला चलो 30 किलो कैलोरी। अंदर कोई हलचल नहीं। इसने कहा यार मामला गड़बड़। इसने कहा 32 किलो कैलोरी। गेट खुला। बेंजी ने कहा ना तुम्हारी ना हमारी, 36 पे बात डन करते हैं। मेरे भाई आपको सरप्राइज होंगे आप जानकर क्यों इतनी एनर्जी रिश्वत में लग गई। अब एरोमेटिक है बेवकूफ, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है ये। फील द स्टेबलाइजेशन बाय एरोमेटिसिटी।
It is highly stabilized and you can feel resonance energy तो -36 किलो कैलोरी पर मोल। वैसे तुम लोग थोड़ा सा ये समझ रहे हो ना कि मैं ये मस्ती में बोल रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा, बातचीत ऐसे थोड़े होती है। हाँ एक्चुअली ये रिवर्स होता है, रिवर्स। बातचीत कोई नहीं करता भाई। एक्सपेक्टेड था 87, रिएक्शन करा के ऑब्जर्व किया कर 51, 36 कहां गई? अच्छा लगता है वो बातचीत करके मनाने में गई होगी, हाँ या ना? ऐसा नहीं होता कि पहले बातचीत होती है फिर ऐसा मोल भाव होता है, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं आप? तो मैं ऐसा थोड़ा सा फनी तरीके से बता कर लेंगे आप। तो मेरे भाई बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल यहां निकल के आ रहा है। अच्छा बताओ, अगर बेंजीन में रेजोनेंस, अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस है ही नहीं तो उसका वही एक्सपेक्टेड होगा, वही ऑब्जर्व होगा, मानते हुए या नहीं? 29 kilo calorie per mole. So it is one of the method by which you can find resonance energy. अब आइए जरा यहां देखिए, ये फंडा गलत होता हुआ लग रहा है तुम्हें। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, HOS नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गलत, क्योंकि एक बॉन्ड है तो कितना है 29, दो है तो कितना है, और तीन है तो कितना है ना लफड़ा, है ना लफड़ा। तो मेरे भाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाली लाइन को करेक्ट कर ले। क्या है सुनना, व्हेन ऑल, या तो सारे या फिर नन इज एरोमेटिक। समझे मेरी बात को? या तो कोई भी एरोमेटिक ना हो या सारे एरोमेटिक हो, क्योंकि अगर सारे एरोमेटिक होंगे तो सब में रिश्वत लगभग एक ही पैटर्न में जाएगी। कोई एरोमेटिक नहीं होगा तो सिंपल चलेगा, लेकिन कुछ एरोमेटिक हैं कुछ नहीं है, बवाल हो जाएगा जैसे यहां हुआ है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नीड्स, मतलब ये डेटा आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा तुम तभी कर पाओगे, या तो सारे एरोमेटिक हो या सारे एरोमेटिक ना हो, अदरवाइज हम डेटा याद नहीं कर सकते। ये क्या बोल रहा है सर, जब क्लास में कोई नहीं है आप बात मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, टेबल के नीचे पता नहीं क्या बोल रहा है हरी यादव, क्लास में क्या कर रहा है? एंटी एरोमेटिक में। सर मेरी तबीयत 2 दिन से खराब है। भाई आपकी तबीयत खराब है, आप थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ लें, पढ़ाई कर लेंगे, स्वास्थ्य पहले है, इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है गधा, किसको बोल रहे थे? मैं आप ही लोग को बोल रहा हूं भाई, आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप ही लोगों को बोल रहा हूं, नालायक, डैश, गधा, सब आप लोग। ये देख लें आप। तो ये एक तरीका है, लेकिन एक बात याद रखना, रेजोनेंस एनर्जी जो होती है ये कुछ होता नहीं है भाई। जब रेजोनेंस ही नहीं होता तो रेजोनेंस एनर्जी इज नथिंग, इट्स ए एस्टिमेटेड वैल्यू। ये एक अंदाजा लगाया गया है। तुम जिंदगी में कभी, अच्छा बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कई बुक में देखेंगे लिखा होगा 36 कैलोरी, कई बुक में लिखा होता 32 किलो कैलोरी। इतना फर्क नहीं आ सकता। एक्चुअली वो अलग अलग मेथड से आइडिया लगाया गया है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से मैं आइडिया लगाया गया 36 किलो कैलोरी। एक और प्रोसेस है हीट ऑफ एटमाइजेशन, उससे 32 आता है। अरे रेजोनेंस वर्ड ही लॉजिकल नहीं है ना, थ्योरी है ना, रेजोनेंस इज ए थ्योरी। तो ये उसी थ्योरी से कुछ यहाँ पर आइडिया लगाया गया इस टाइप की रेजोनेंस एनर्जी। तो मैंने भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो आप समझ गए हैं। अब लाइक लुक एट 8th, आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, यहां कर सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? यहां कोई दिक्कत नहीं, सारे एरोमेटिक है। वी कैन हैव इट्स अ 9th 8th क्वेश्चन में सेम करना, ऊपर वाला ही, लेकिन करना पर पाई बॉन्ड। पर पाई बॉन्ड कर लोगे तो क्या होगा? 29/1, 55/2, 51/3 कर लोगे ना यार? पर पाई बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड है तो 3 से डिवाइड करके 1 का निकालना। लुक एट 10th, इसका करना, ये आएगा क्या? पर बेंजीन रिंग कर लोगे? इसका आंसर 3:1 आ रहा है साहब, पाई ज्यादा होगा इसमें, हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबका क्लियर है? सर क्या अर्ली एंथ्यूज हम लोग के साथ ही चलेगा क्या? प्लीज टेल।
हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, 19 तारीख से स्टार्ट है ना तुम लोगों का। हाँ कार्ड भी मिल गया, दिखाओ। बड़े हो गए ऐसा फील आ रहा होगा, छुपा ले, दिख रहा होगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये कह रहा दिख गया कार्ड, कोई तो है। बैग रखा है बेटा एक आगे। सर टाइम बहुत कम लगता है, टाइम बहुत कम लगता है सर, हम भी आ रहे हैं। कौन कौन है क्लास में, सब पता चल गया अभी। सर हम आपके प्यारे गधे हैं। क्या है? नहीं नहीं, पढ़ाई ज्यादा एंड टाइम कम नहीं है। आप अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ रहे होंगे। अच्छा जब आप खूब पढ़िए मन लगा के तो हमें लगता है समय कम है, जब आप नहीं पढ़ो तो लगता है समय बहुत है। तो ये एक अच्छी निशानी है कि आपको समय कम लग रहा है। सो दिस इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब आप इसे कॉपी कर लें, फोटो खींच लें। बंद कर जैकेट, हाँ टी शर्ट नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है उधर मत देखना पीछे की तरफ, वैसे उल्टे आना उल्टे चले जाना। अबे तो जैकेट बंद करके साफ करना वो। हुडी लगा ले हुडी। ये बोल रहे हैं सर सब सुनाई दे रहा है, हमने सब सुन लिया। एम्यूलिन, एम्यूलिन नहीं होता, एन्युलिन। एन्युलिन 10 नॉन एरोमेटिक क्यों होता है? एन्युलिन 10 नॉन एरोमेटिक इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच में जो ट्रांस हाइड्रोजन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसकी वजह से प्लेन चेंज हो जाता है। कोई तो है वहां, हम भी आ रहे हैं। नहीं, ये साफ करने वाले भैया हैं, बोर्ड साफ कर रहे हैं वो। ये कह रहा माइक तो म्यूट कर लेते उससे बात करते हुए। अच्छा जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बाद रेजोनेंस एनर्जी। ये आराम से देखिएगा। एक तो कैलकुलेट करने का तरीका भी हमने देखा। पहले बात ध्यान से सुनना, होता क्या है, सारे लोग ध्यान से सुनिए। क्या आपको पता अमिताभ बच्चन के बारे में जानते हैं? तो जो ओरिजिनल पीस है उसे हाइब्रिड मान लेते हैं, ओरिजिनल पीस को हाइब्रिड मान लेते हैं। और पूरी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अमिताभ की मिमिक्री करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लुक्स अलाइक है, दिखने में भी उस अमिताभ जैसे लगते हैं। तो उस बंदे को लेकर आओ जो मैक्सिमम मैच करता है, जो मैक्सिमम मैच करता है। क्या उसे मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस बोलोगे या नहीं? हाँ या ना? अब उसे अमिताभ के बगल में खड़ा कर दो, बताओ इन दोनों में अभी भी डिफरेंस होगा या नहीं? दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे कि हाइब्रिड मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग से भी ज्यादा स्टेबल हो, जिस अमाउंट से मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग से भी ज्यादा स्टेबल होता है हाइब्रिड। तो सारे लोग देखें डेफिनेशन, amount of energy by which resonance hybrid is more stable, सही बात है, more stable than its, बोलो ना, most contributing RS। अब मजेदार बात यह है कि मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग RS होता ही नहीं, हाइपोथेटिकल होते हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो तुम ये कभी एग्जैक्टली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो आइडिया लगा सकते हो, रेजोनेंस एनर्जी को लिखने के लिए लिख सकते हो। इट इज ऑल अबाउट, बताओ क्या है, बोलो ना, द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड, हाँ या ना, एनर्जी ऑफ मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। क्लियर? अच्छा अभी अभी हमने एक चीज और सीखी थी, दैट वी कैन एस्टिमेट रेजोनेंस बाय डेल्टा एच, व्हाट, एक्सपेक्टेड माइनस। यहां से हम एक आइडिया लगा सकते हैं जो हमने अभी अभी उधर किया था।
ठीक है, अब हमें ऑर्डर लगाने को आएगा तो ऑर्डर हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। सारे लोग देखिए, रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से सुने, जिसमें जितना अच्छा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। तो ये है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट के मतलब को समझना होगा आपको, एक्सटेंट के मतलब को समझना होगा, ध्यान से सुनिए। ये कोई कह रहा हमारे नाना जी अमिताभ बच्चन के लुक लाइक हैं, तो खूब केबीसी खेलते होगे बेटा घर में। एक कह रहा है डेफिनेशन एक बार समझा दीजिए। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा, उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। और मैंने कहा था कि हाइब्रिड मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग से भी जितना ज्यादा स्टेबल है वो डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी। आइए एक एग्जांपल मैं लेता हूं। आपका नाम क्या है? कुछ नहीं है, मान लेते हैं आपका नाम, हाँ शरद मान लेते हैं, या आपका नाम शरद है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि शरद को 3 झापड़ कोई मार दे उसके बाद ये मुस्कुराएं? बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? ऑनलाइन वालों, सिंस आप ही हो तो आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है, ये लोग कह रहे हैं हो सकता है, कुछ कह रहे हैं नहीं हो सकता। ओके मेरे भाई, आप मान लीजिए किसी चौराहे पे, जो हमारे सो कॉल्ड एग्जाम्पल में हमने शरद को लिया, इन्हें 3 झापड़ पड़ गए, और जैसे ही ये कुछ कदम आगे बढ़े, सेम बंदे नहीं जिन्होंने इनके 3 झापड़ मारे थे, पीछे आने वाले बच्चे के एक चाकू मार दिया। शरद खुश, कहेंगे थैंक गॉड, ऊपर वाले तेरी महिमा अपरंपार, हाँ या ना? मेरे भाई नंबर डजंट मैटर। क्या ये उदास हो जाएगा? क्या गलत बात है? उससे जाके बोलेगा गलत बात है, तुमने मुझे 3 झापड़ मारे, उसे एक ही चाकू मारा, ऐसा बोलेगा क्या? ये नहीं बोलेगा। तो मेरे भाई नंबर डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज एक्सटेंट। एक कंपाउंड के 10 आरएस, एक के 3 आरएस, और दोनों आरएस में माइनस घूम रहा है, माइनस डिस्पर्स हो रहा है। वो 10 आरएस में माइनस कार्बन पे डिस्पर्स हुआ है, और इन 3 आरएस में एक में कार्बन पर है, 2 में ऑक्सीजन पर है। मेरे भाई समझ रहे हो? देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई ये 3 वाला जो है ये एक्सटेंट ज्यादा रख रहा है। मान लीजिए शरद की 10 सब्जी की दुकानें, नहीं गलत एग्जांपल ले लिया, मान लेते हैं कि 2 बंदे हैं ए एंड बी, एक की 10 दुकान है, एक की 2 दुकान। बताओ ज्यादा आमदनी किसकी? गधे हो तुम? क्लियर है, दुकान किस चीज की है? 10 दुकान वाला क्या करता है, सड़क के किनारे सब्जी के ठेले लगाता है, और 2 दुकान वाला उसका क्या है, एक मुंबई और एक बैंगलोर में डायमंड के शोरूम है। हाँ या ना? तो मेरे भाई एक्सटेंट मैटर्स, हाँ या ना? एक्सटेंट मैटर करेगा। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस अगर सेम हो जाए तो हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भेजे में गया क्या? बुक्स में लिखा होता है रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट ये गलत हो जाएगा कई जगहों पर। थोड़ा सा हम इसे करेक्ट भी कर सकते हैं। हायर द स्टेबिलिटी, हायर भी रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस तो होना चाहिए ना कम से कम। व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट F माइनस इज लेस स्टेबल देन Cl माइनस, या Cl माइनस इज मोर स्टेबल देन F माइनस। तो क्या मैं ये कह दूं कि Cl माइनस में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है? यहां तो रेजोनेंस ही नहीं। तो मेरे भाई क्या तुम मानते हो कि ये तभी लगेगा when हो नहीं रहा हो, when resonance is a dominating stabilizing phenomena। समझ में आया? जब रेजोनेंस ही डिसाइडिंग फैक्टर हो तभी ये वैल्यू, ये चीजें मैच करेंगी। व्हेन रेजोनेंस इज ओनली स्टेबलाइजिंग फैक्टर, मानते हो या नहीं? स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक्स में सब नहीं लिखा होता, बस ये लिखा होता है। कर लेंगे, क्वेश्चन करते हैं, खटाखट निपटा देते हैं। पहला जवाब दे दो मेरे भाई, रुकना नहीं। यह है CH2+, बोलो
जल्दी, इतना टाइम लोगे? बोलो बोलो बोलो, पहले का आंसर बोलो। हाँ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? 2 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी एक ही है, एक्सटेंट एक ही है। कार्बन पे प्लस रहेगा, कार्बन पे प्लस रहेगा तो नंबर देखो, यहां भी कार्बन पर प्लस रहेगा, यहां भी कार्बन पर प्लस रहेगा, नंबर इसके 5 आएंगे, इसके 2 आएंगे। कर लोगे या नहीं? सारे बच्चे बोलो 1 2 3, तीनों आंसर सेम आएंगे या नहीं? बिल्कुल सही है भाई, 1 2 3 तीनों के सेम आएंगे। वेरी गुड, समझदार के लिए काफी सारा। आपको बता दूंगा दोबारा, बोलो जो क्या आएगा। 2 ग्रेटर देन 1, ज्यादा रेजोनेंस जहां होगा वहां हो जाए। हम्म। जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। हाँ जी, जवाब 4 का हो गया तो 5 का बताना चाहिए आपको। 5 का बोलो। हाँ जी, 5 का जवाब आपको देना पड़ेगा। 5 का जवाब है 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। अगर याद हो तो हमने क्लास में इसके आरएस बनाए भी, 5 4 3 2 बने थे आरएस इसके, हमने बनाए थे इसके आरएस। बिल्कुल सही है, 6 का जवाब दे दो। और जवाब है 2 ग्रेटर देन 1, क्योंकि मेरे भाई यहाँ 36 सीधा सीधा दिख सकता है, जबकि यहाँ दोनों की एरोमेटिसिटी शेयर हो रही है, या बेहतर है आप कहें कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12। कर लोगे या नहीं? एक बता दो बस, मैं मान लूंगा कि तुम्हें समझ में आया। एट्थ। हाँ, 1 ग्रेटर देन 2 अगर बोल रहे हो आप, तो आपका जवाब है पूरी तरीके से सही, पूरी तरीके से सही है भाई, क्योंकि एक चाकू ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। हाँ है ना, एक ये देखो माइनस है, ये ऑक्सीजन पर आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस कार्बन पर ही रहेगा। कर लेंगे ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। लुक एट नाइन्थ को देखो, नाइन्थ को सोच समझ के बोलना, कहीं फैल न जाओ। हाँ जी, ज्यादा अच्छा रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, बस ये देखना। ज्यादा अच्छा रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, बस ये बताना। एंड मेरे भाई रचित, वेल डन, 1 ग्रेटर देन 2। तो ये फ्लोरीन 2p करेगा। बिल्कुल सही बात है, 1 ग्रेटर देन 2, 2p टॉप टू बॉटम साइज देखते। वेरी गुड, एक जवाब देना पड़ेगा 13th का। चलो 13th बताओ।
वन ग्रेटर देन टू क्यों? बता दो जल्दी से भाई, क्यों पूछ रहा हूं इतनी देर से आप लोगों से, क्यों बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 जवाब दो। राइट आंसर 1 ग्रेटर देन 2, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पैरा और हाँ हाँ बिल्कुल सही, ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है NMe2 वही ये ले भी लेगा। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटेंडेड सिस्टम। NMe2 यहां माइनस लाएगा और वो माइनस NO2 में रेजोनेंस कर जाएगा, जबकि इट्स लाइक क्रॉस्ड सिस्टम, सो योर रेजोनेंस एनर्जी इज गोइंग टू बी हायर इन केस 1 ग्रेटर देन 2। जवाब दो मेरे सवालों का 14th का, 14th का जवाब चाहिए मुझे, जवाब दो जवाब। एंड सब मिक्स आंसर आ रहे हैं, लेकिन यशस्वी रहो। निशांत, साहिल, शशांक, शुभम, सोनू कुमार, वेलन, इट्स 2 ग्रेटर देन 1। ये SIR की वजह से आप बता सकते हैं 2 ग्रेटर देन 1। कर लोगे या नहीं? पहले में रेजोनेंस कम है, दूसरे में रेजोनेंस अच्छा है, तो रेजोनेंस एनर्जी होगी, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। मैं आपको एक और पॉइंट कराऊंगा जो पॉइंट बिल्कुल ऐसा ही लगने वाला है, ये है बॉन्ड लेंथ। लेकिन मेरे भाई अगर आपने बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर ली तो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे और बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर भी पता कर लेंगे। आइए बताता हूं कैसे, बहुत आराम से सुनिएगा, 2 मिनट ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, 2 मिनट में ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। सारे लोग देखें, बॉन्ड लेंथ जो होती है ना मेरे भाई, ये आपको कुछ भी मिल सकता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस के, और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस के। अब आप कहोगे ये क्या बवाल है भाई, ये डिपेंड करेगा कि आप जिस बॉन्ड को देख रहे हो वो बॉन्ड इनिशियली क्या है। अच्छा सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड में किसकी लेंथ ज्यादा होती है? बताओ, सिंगल या डबल में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है? जल्दी बोलो। सिंगल, बिल्कुल सही है, सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, अगर तुम जिस बॉन्ड को चेक कर रहे हो वो इनिशियली सिंगल है और अब ये बॉन्ड जितना ज्यादा रेजोनेंस का हिस्सा होगा, क्या उतना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां आएगा, और क्या ये उतनी बॉन्ड छोटी हो जाएगी? उतनी बॉन्ड छोटी हो जाएगी। और जितना अगर मैंने शुरुआत में किसी बॉन्ड को देखा और वो इनिशियली डबल है, तो जितना ज्यादा ये रेजोनेंस का हिस्सा बनेगा उतना ज्यादा यहां सिंगल कैरेक्टर आएगा और ये लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं, इफ इनिशियली बॉन्ड इज डबल, मानते हो या नहीं? अगर बॉन्ड शुरुआत में डबल है तो जितना ज्यादा रेजोनेंस करोगे उतना सिंगल कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर बॉन्ड शुरुआत में सिंगल है तो जितना ज्यादा रेजोनेंस करोगे उतना डबल कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। तो क्या आपको ये देखना है शुरुआत में कि जैसे आप देख रहे हो वो सिंगल है या डबल है? ये तो देखना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है। तो अगर आपने ये नहीं देखा कि जैसे आप देख रहे हो शुरुआत में सिंगल है या डबल, तो आगे चल के मामला गड़बड़ हो जाएगा। सृजन कह रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल के कर सकते हैं। यस, अगर कर पाओ तो। हाँ, अगर कर पाओ तो। हम हर केस में बॉन्ड ऑर्डर नहीं चेक कर पाएंगे, इसलिए हम इस चीज को लेकर चलेंगे। चलें भाई, आगे चलें, क्वेश्चन कर लिया। हाँ, अभी कुछ और पॉइंट्स हैं। बॉन्ड लेंथ हो गया। अच्छा, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, तो क्या ये मानते हो या नहीं? बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा एक बात बताना, अगर सिंगल कैरेक्टर आया तो आसानी से घूमेंगी बॉन्ड, यानी कि बैरियर कम हो जाएगा, बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर।
अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा बैरियर कम, 1 अपॉन बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर। लेकिन अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड रोटेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा, क्योंकि आपको पता है मेरे भाई डबल बॉन्ड घूमने नहीं देता, मानते हो या नहीं? ओके, मोस्ट के एग्जाम में आया था क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ का। अच्छा, अच्छी बात है, देख लें, कर लेंगे। चल, अब कुछ भी एक निकाल लोगे तो सब निकल आएगा। चल क्वेश्चन देता हूं मैं, लाइक ये देखें पहला क्वेश्चन, कंपाउंड घूम फिर के तुम्हें सेम ही तो मिलते हैं बेवकूफ, ये देखना, ठीक है। एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, सच बताओ तुम जिसे देख रहे हो वो शुरुआत से डबल है या नहीं? तो जितना अच्छा रेजोनेंस होगा उतना सिंगल कैरेक्टर आएगा। बताओ किसमें सिंगल कैरेक्टर आएगा ज्यादा? पहले में। तो क्या बॉन्ड लेंथ यही हो गई या नहीं? अगर पहले में सिंगल कैरेक्टर ज्यादा आया है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। हेलो, क्या हुआ भाई, सन्नाटा क्यों है इतना? बोल दो भाई, ऑनलाइन वालों कुछ तो बोलो। चलिए, लुक एट दिस, डबल डबल डबल, ये फिलहाल ये देखो, हर जगह मैं सिंगल बॉन्ड को देख रहा हूं, इन बीच वाली बॉन्ड की लेंथ को कंपेयर कर, सिंगल सिंगल सिंगल। क्या ये सबसे ज्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट? तो यहां सबसे ज्यादा डबल कैरेक्टर आएगा, तो क्या फर्स्ट सबसे छोटी बॉन्ड होगी? मेरे भाई यहाँ प्योर सिंगल है भैया, जो दिख रहा वही है, तो क्या सबसे बड़ी थर्ड होगी या नहीं? इसमें दो अल्फा एच है, हाइपर कंजुगेशन, वो पार्ट करेंगे तो यहाँ डबल कैरेक्टर है। तो मेरे भाई आंसर आ गया 3, 2, 1। कर लोगे या नहीं? याद रखना, बॉन्ड लेंथ तभी सेम होगी जब सारे आर एस सेम हो। बॉन्ड लेंथ तभी सेम होगी जब सारे आर एस सेम हो। क्या आप मेरी बात समझ गए? लाइक मैं आपको एक कैटायन देता हूं ये, और ये पूछ रहा हूं ये एक्स लेंथ है, ये वाई लेंथ है। अब क्या इंतजार कर रहे हो, जवाब दो मुझे, बोलो। फोर्थ देख लो, समझदार बनिए और जवाब दीजिए। एक्स वाई, सिक्स्थ। बातें नहीं करो, जवाब दो, बस जवाब। ओके, जवाब नहीं देना है आपको। ओके, सो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। हाँ, तो क्या जवाब दिया आपने? बहुत बड़े गधे हो तुम लोग, बहुत बड़े गधे हो। मतीन अली वेल डन, अभिषेक वेल डन, हर्षल वेल डन। निशांत वेल डन, आयुष वेल डन। अरे अकल से पैदल, मैंने अभी एक लाइन बोली थी, बॉन्ड लेंथ कब सेम होती है? जब जब सारे आरएस सेम होते हैं। तुमने ये बात सुनते ही डिसाइड कर लिया कि इस बात को फॉलो नहीं करना है, नहीं तो सही हो जाएगा और आप सीख जाएंगे। अकल से पैदल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 सब में एक्स इक्वल टू आए, सब में एक्स इक्वल टू आए, क्योंकि सारे आरएस सेम बनेंगे, सारे आरएस सेम बनेंगे। इसके दो आरएस आएंगे, दोनों आइडेंटिकल, दो आरएस दोनों आइडेंटिकल, दो आरएस दोनों आइडेंटिकल, इसके दो ही आरएस होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल बनते हैं। मजेदार बात है, मैंने बोला कि बॉन्ड लेंथ तभी सेम होगी जब सारे आरएस सेम बनेंगे। तुमने तुरंत इस पॉसिबिलिटी को हटा दिया कि इसे हटाओ, नहीं तो जल्दी से हमारे सही होने लगेंगे क्वेश्चन। सही बात है, बोला था ना मैंने। कोई बात नहीं, कौन सी नई बात है? मैं समझ चुका हूं आपको। आइए, अब जैसे अगर मैंने ये कंपाउंड दे दिया, सारे लोग देखें, 10th
बड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे ये, कोई लिमिट नहीं है, सारे क्वेश्चन में 500 क्वेश्चन बना सकता हूं मैं बॉन्ड लेंथ के, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इट इज एक्स एंड इट इज वाई, इट इज एक्स एंड इट इज वाई, क्लियर। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी इसमें डाले जा सकते हैं। अगर आप देखिए तो ये वाला x है और ये वाला y, ठीक है, करेंगे इस पे बात। फिलहाल 10th में x y, कई कई बुक्स में ऐसा लाइन होती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि एरोमेटिक में सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, ये रिडिकुलस बात है। बॉन्ड लेंथ तभी सेम होगी जब सारे RS सेम होंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, 10th में नैप्थलीन और 10th में हमने पढ़ा था कि 3 RS होते हैं, उसमें 2 तो सेम होते हैं बट तीसरा अलग होता है। तो अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप इसके तीनों RS बनाएं तो 3 RS में X की जगह पर 2 में डबल बॉन्ड आया है और 1 में सिंगल बॉन्ड आया है X की जगह पर, और Y की जगह पर 2 में सिंगल आया है, 1 में डबल आया। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, क्या डिसीजन लेना चाहिए। इसके 3 RS बना लें, और जब आप तीनों RS बना लेंगे आप देखेंगे कि X वाली बॉन्ड जो है उसमें 2 RS में क्या है, शिवम बेटा ये बता चुका हूं मैं वापस वहां नहीं जा सकता। अगर शुरुआती बॉन्ड C है, ये क्या है, मतलब यही है जो हिंदी कर लो, इनिशियल बॉन्ड, शुरुआती बॉन्ड अगर C है तो, और अगर सिंगल है तो इसके 3 RS होंगे। तीनों RS में आप कॉपी में बना लेंगे, बना के देख लेना, सेम यहां पर करना पड़ेगा। 5 RS थे इसके, और बनाओगे तो आपको पता चलेगा 5 में 4 में यहां डबल पड़ा हुआ था, 5 RS में 4 में यहां डबल पड़ा हुआ है। एक्स तो छोटा ही होगा ना यार, डबल कैरेक्टर इतना लेके बैठा है, ये थोड़ा समझदारी के साथ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ओके, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस बॉन्ड लेंथ के और देता हूं मैं आपको। लुक एट दिस, जी घुमा दो। 13, सारे लोग देखें, ये है आपका NO2 और ये है NO2, तो बताओ जरा, ये X ये Y, बताओ जल्दी से। बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ जी। X ग्रेटर देन, अगर आपने बोला X ग्रेटर देन Y तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि SIR की वजह से ऊपर रेजोनेंस नहीं होगा। वो सिंगल थी, सिंगल है, सिंगल रहेगी, मानते हो या नहीं? बिल्कुल सही बात है, नीचे वाला रेजोनेंस कर लेगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है मेरे भाई। यहां देखिए जरा, Cl Cl Cl, अगर मैं आपसे पूछ लूं ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, उनमें के फंडा समझो कि बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये OH है, ये NO2 है, ये OH है, बोलो इसका बता दो, चलो OH CO बॉन्ड का बता दो। हाँ, 2 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा बढ़िया, तो डबल आ जाएगा। 16th C डबल बॉन्ड O बता दो, C डबल बॉन्ड O बता दो। 16th का आंसर क्या बता रहा है? लपड़ मारूंगा फैल जाएगा। ये बॉन्ड कैसी है, ज्यादा रेजोनेंस होगा तो कैसी कैरेक्टर आएगा? तो ये बड़ा हुआ गधे या वो बड़ा हुआ? भैया मनुष्य हो कि क्या हो?
आखिरी क्वेश्चन में आके तुम रायता फैला रहे हो। हम जिसे देख रहे हैं वो इनिशियली डबल है, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना सिंगल कैरेक्टर से रेजोनेंस करेगा ना, उतना सिंगल बॉन्ड उतना बड़ी लेंथ। तुम हो चुनिंदा क्वालिटी के। चलिए सफाई वाले भैया साफ कर दें, फोटो खींच लो, बाकी लोग पहले फोटो खींच लो। आप लोग का कोई ग्रुप है? आप लोग का कोई ग्रुप है क्या? उसमें फोटो डाल दीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो जाए, समझ रहे हो? चलिए वेरी गुड। वही है। चलिए जरा सारे लोग ध्यान से देखें। आपको पहला लेक्चर अगर याद हो जिसमें हमने पढ़ा था होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने एक बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन पूछी थी आपसे, और आप में से मैक्सिमम लोग फैल गए थे। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, ये मैंने डेफिनेशन फाइनली आपको बताई। एंड मैंने ये भी कहा था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती थी होमोलिटिक फिजन में। होमोलिटिक फिजन में अब जैसे क्वेश्चन आता है आपके सामने, लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। यहां नंबर है 1 2 3 और ये कह रहा भैया ये 1 वाले कार्बन H, 3 वाले 2 वाले कार्बन H और 3 वाले कार्बन H की बॉन्ड एनर्जी बता दो। हमें इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जाननी है। तो भैया बॉन्ड एनर्जी होती ही है जब रेडिकली ब्रेक हो। कैसा ब्रेक हो बताओ? तो पहला एक काम करो, जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है उसे तोड़कर रेडिकल बना लो। बना लिया आपने? जरा बताओ इस सब में सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है? जल्दी बोलिए, मुंह से बोलिए, इन तीनों में ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है? बोल दो, बोल दो, कौन सा रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल? स्टेबिलिटी निकालना नहीं आता आप लोग को? हमने 60 70 80 क्वेश्चन कर रखे हैं, बताइए जरा रेडिकल स्टेबिलिटी कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? मोस्ट स्टेबल रेडिकल बता दीजिए, बताइए, शर्माइए नहीं। वेरी गुड यथार्थ, आदित्य, शुभम, आदित्य, हर्षल, अभिषेक, वेरी गुड, इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। मतीन, सौविक, अभिनव, अनित, यशस्वी, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। गधे हो क्या बे तुम लोग? रेजोनेंस किसी में है नहीं तो हमें देखना है हाइपर कंजुगेशन, इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो 2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, 1 सबसे ज्यादा खराब है। तो ये है 2 3 1। अब खुद सोच लो, अपने आप आ जाएगा जो रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है वो तो कम एनर्जी देने पर ही बन जाएगा। मैं गया इस 2 वाली बॉन्ड को तोड़ने तो मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ये आसानी। मैं जब जाऊंगा 1 वाले को तोड़ने, ये बहुत रेजिस्ट करेगा, नहीं रहने दो, छोड़ दो, लेकिन मैं एनर्जी दूंगा और दूंगा और दूंगा, खूब सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या आप समझ गए हैं कि ये होता है 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड। मानते हो या नहीं? सो वी जस्ट गेट इट बॉन्ड एनर्जी डेटा
क्या होगा बेटा, बताओ। बॉन्ड एनर्जी क्या आएगी? 1 3, उल्टा भी नहीं कर पाते इस ऑर्डर का। कमाल हो यार तुम लोग। भगवान ने एकदम फुर्सत में जो बच गया था ना, बचा हुआ मटेरियल, उसे कहा चलो जोड़ जाड़ के बना देते हैं, कुछ इंसान जैसा दिखने लगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। बिल्कुल सही जवाब। बॉन्ड एनर्जी क्लियर है सबको ना? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। ले जाओ ये 2 प्रश्न अपने घर। मैं जहां जहां पर नंबर लिखूंगा वहां के आपको CH बॉन्ड की एनर्जी निकालनी, 5 जगह से कुल मिला के रेडिकल स्टेबिलिटी निकालनी। थर्ड, देखो अभी पता करते हैं तुम मनुष्य हो या क्या हो। मनुष्य रूपी खच्चर भी हो सकते हो तुम। ये 4 5, ठीक है। बताओ जरा सेकंड में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? इसका मतलब क्या? सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी सेकंड में 1 2 3 4 5 किसकी? सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी बोलो, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी सेकंड में, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। कौन है भाग गया या आयुष, अतुल। मतलब तुम्हें रेडिकल की स्टडी देखनी नहीं आती, प्रूफ हो गया ना? जवाब दो, जवाब दो मेरे सवालों का। सेकंड वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, वेल्डन निशांत, वेल्डन अभिनव, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उसकी आएगी जहां सबसे घटिया रेडिकल बनेगा, और गधे सबसे घटिया रेडिकल बनेगा डबल बॉन्ड पर। वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। जब डबल बॉन्ड पर ही प्लस आ जाए या माइनस आ जाए या डॉट आ जाए तो रेजोनेंस नहीं कर पाता। चलो, तुमसे मुझे कोई और खास उम्मीद तो थी नहीं। एक और चीज मैं पूछ लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? थर्ड में सबसे कम बॉन्ड एनर्जी, सबसे कम बॉन्ड एनर्जी। क्वेश्चन बदल चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे कम बॉन्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे कम बॉन्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे कम बॉन्ड, यस इट्स अ 2, इट्स अ 2। 2 is most stable benzylic radical. अच्छा, बेंजाइलिक रेजोनेंस भी होगा एंड हाइपर कंजुगेशन, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। तो ये एक तरीका जो है ऐसे कर लेंगे, 5 रेडिकल बनेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालिएगा, उसका उल्टा कर दीजिएगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आ गया। इसमें 5 रेडिकल बनेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, आ जाएगा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। कर लोगे या नहीं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। एसिडी क्वेश्चन से चालू करते हैं। एसिडी क्वेश्चन से किस नंबर से स्टार्ट करना बताओ भाई, बताओ। और जो बीच में डिस्कस हो चुके हैं वो हम नहीं करेंगे। एरोमेटिक का भी बाकी है। पहले एसिड, पहले एसिड, पहले एसिड। नंबर बताओ कहां से करना है। अरे कॉपी घुमा दे, इधर रख दे भाई। 17 से करना है। 17 हो गया था वैसे। मैं 5-5 के आंसर बताऊंगा, उसके बाद अगर आपके डाउट्स होंगे तो मैं लूंगा। 17 का आंसर एसिडिक स्ट्रेंथ में होगा 4 3 2 1, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ में 17 है 4 3 2 1। बातें नहीं करें। 18 है 4 3 2 1, वैसे मैं बता चुका हूं आपको। 19 है 2 1। 20th 1 2 3। 21 3 1 2 3।
ये हाइब्रिडाइजेशन से हो जाएगा, sp sp2 sp3। मेरे भाई 17 से 21 कोई डाउट? 17 से 21 कोई डाउट? 17 से 21 कोई डाउट? सार्थक 21 पूछ रहे हैं। आई होप आपने 21 में कंजुगेट बेस बनाया होगा। सारे लोग देखें, मैं 21 बता रहा हूं। 21 में जब आप कंजुगेट बेस बनाएंगे तो मेरे भाई आपको ये कार्बन आयन मिलेगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये कार्बन आयन आपने इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी में भी किए हैं, और मैंने आपको बोला था कि कार्बन आयन दिख रहा है कि कार्बन पर है, लेकिन ये अलग अलग टाइप के कार्बन पर। ये sp, ये sp2, ये sp3। परसेंटेज s ऑर्बिटल कैरेक्टर से आंसर आता था। ये ज्यादा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो यही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा, यही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा। सुन लो सारे कान खोल के। शुभम बेटा पहले थोड़ा थ्योरी से रिलेट करो। स्टेबिलिटी हम राइट हैंड साइड वाले की देख रहे हैं, तुम लोग सुनते ही नहीं हो ध्यान से। अभी पता है क्या बोल रहा है सर? स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी, तो बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती। राइट हैंड साइड में ज्यादा स्टेबल चीजें बन रही हैं तो लेफ्ट में तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी ना। आदित्य राज काम करोगे तो आगे फायदा होगा, काम करोगे तो आगे फायदा होगा। मेरे भाई केवल नंबर ना बताएं, डाउट क्या है वो भी पूछें। केवल नंबर ना बताएं, डाउट क्या है वो भी पूछें। 20th लिखा है एक बच्चे ने, 20th क्वेश्चन मेरे ख्याल से कंजुगेट बेस अगर हम बना लें 20th का, तो ये है इसका कंजुगेट बेस, वाटर का ये है और इसका ये है। हमारा टारगेट है माइनस की स्टेबिलिटी। आप देख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यहां पर ये दे के इसे डिस्टेबलाइज कर रहा है। स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 2 3 वही आगे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो 22 से स्टार्ट करते हैं। 22 बहुत इजी है, 2 greater than 1, क्योंकि सेकंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। सेकंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, सुन लेना, मैं सेकंड कर दे रहा हूं। इसमें पता नहीं कौन गधा एक्सटेंडेड क्रॉस का गाना गा रहा था। अरे भाई इसके 3 RS बनेंगे, इसके 2 RS बनेंगे, तो इसका आंसर 2 greater than 1। सेम है 23, आंसर है 3 1 2, आंसर है 3 1 2। 23 का सेम आंसर, बस सेम फंडा। CHF3 CSCl3 बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर है 2 greater than 1। क्या तुम्हें याद है P पाई D पाई, CCl3 माइनस में P पाई D पाई आ जाएगा। ओ नेक्स्ट है 2 1 3 25। 2 1 3 मैं आपको बता दूं, यहां 3 RS, यहां 2 RS, यहां 0 RS। रीजन भी लिख रहा हूं मैं, रीजन भी लिख रहा हूं। 26 बेयर सस्टेन एंगल थ्योरी से कर लिया है तुमने। 1 2 3 4 ओके। 22 से 26, 22 से 26। क्या डाउट है नंबर में बताएं, क्या डाउट क्या है? 23 एंड 26 पूछा गया। 23 में तो बता भी दिया ना बेटा, अब क्या बताएं? 23 कौन सा था? 23 23 23 गधा 23। अच्छा केवल नंबर मत लिखो बेटा, मुझे आता, मेरी प्रैक्टिस कराओगे तुम। इसके 3 RS हैं, क्या बेवकूफी है यार। इसके 2 RS हैं। इतना गधे मैं तुम्हें बताने में लिख दे रहा हूं ना, इसका आधा भी तुमने लिखा होता तो तुम्हारा भेजा काम कर जाता। 0 RS है, ज्यादा स्टेबल, कम स्टेबल, सबसे कम स्टेबल। ट्वेंटी 24 में CHCF3 है, हाँ 2 है ना बेटा, CHF3 CHCl3, तो CCl3 माइनस में रेजोनेंस हो जाएगा। सार्थक CHF3 में तो रेजोनेंस नहीं होगा जब आप उसका कंजुगेट बेस बनाएंगे।
हर्षल, तुमने क्या पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट है। बेटा या तो यहां तुम गंद फैला रहे हो या वहां गंद फैला के आओ इंटरमीडिएट स्टडी में। सेम क्वेश्चन किया वहां पे। 26 में ये माइनस बनाया है अपन ने। अगर आप देसी मेथड लगाते तो भी सही आ जाता। रेजोनेंस है नहीं, हाइपर कंजुगेशन करता नहीं है। जितनी बड़ी कार्बन चेन होती है उतना ज्यादा प्लस आई लगता है। जितनी बड़ी कार्बन चेन होती है उतना ज्यादा प्लस आई लगता है, उतना ज्यादा ये कचरा हो गया। आंसर है 1 2 3 4। आपकी कॉपी में एनआईएन में ये किया हुआ है हमने, बट आप यहाँ पर फिर से कह रहे हैं, एक बार फिर से बताओ। अगर पूरे 12 से 14 महीने तुम लोगों को केवल जीओसी पढ़ाई जाए तो भी आईटी के पेपर में तुम डैशपंथी करोगे। सेम क्वेश्चन इंटरमीडिएट स्टडी में किया है। और ये आरएस गिनवा रहे हैं मुझसे कि इसका 3 है, इसका 2 है, इसका ये 0 है। अभी कुछ खुद करके कॉन्फिडेंस लीजिए। पेज पलटिए, कहाँ आ गए हम? 27 भी आपका आयन स्टेबिलिटी में है। 27 में आएगा मेरे भाई 3 2 1। आपको याद होगा यहां माइनस होगा, ये पी पाई डी पाई करेगा दोनों तरफ से। यहां में एक ही बार एक ही तरफ से करेगा सल्फर से। और यहां रेजोनेंस नहीं है मेरे भाई, यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां रेजोनेंस नहीं है। 28 3 2 1 28 है 3 2 1। यहां हो जाएगा पी पाई डी पाई और यहां हो जाएगा माइनस आई। यहां होगा पी पाई डी पाई और ऑक्सीजन से दूर है। और यहां रेजोनेंस ही नहीं है मेरे भाई, यहां रेजोनेंस ही नहीं है। 29 से बहुत ध्यान से देखना, ऐसे आसान है। 29 में जब आप कंजुगेट बेस बनाओगे तो सच बताओ कि क्या ऐसा बनेगा या नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये एसिड ग्रुप जो है ये माइनस से दूर जा रहा है या नहीं। और ये कैसा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई। तो ये जितना दूर चला जाएगा उतना कम इफेक्ट लगा पाए, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इसका स्टेबिलिटी वाला ही हो जाएगा 1 2 3। और 30th क्वेश्चन देखोगे तो मजा आएगा। 30th में आपका कंजुगेट बेस ये बनेगा। 30th क्वेश्चन में देखिए ना एक बार, आपका कंजुगेट बेस ये बनेगा। इसमें ये जो है ये प्लस आई लगा रहा है। अब फायदा है, ये जितना दूर जाएगा उतना कम नुकसान करेगा। ये प्लस आई से दे रहा है। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो गया 3 2 1 31। 31 जो है ये 1 <2 है। हो गया था क्या क्लास में? 31 में मजेदार क्या है कि अब तुमने ऐसा बनाया होगा ना मेरे भाई, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड 1 <2 एंड 32 बहुत मजेदार है। 32 जब तुमने ये किया ना, आप नोटिस करें मैं सब में कंजुगेट बेस बना रहा हूं। तो मेरे भाई आंसर आ गया 2 <1। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो रेजोनेंस रेजोनेंस सब में एक जैसा ही है, इन दोनों में एक जैसा। ये छोड़ना ही नहीं चाहेगा, ये इसी का तो कंजुगेट बेस है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पैक्ड है, ये H छोड़ना ही नहीं चाहेगा। अगर H छोड़ना नहीं चाहेगा तो 1 खराब एसिड है, 1 खराब एसिड है।
कौन सा है 33? 33 क्लास में हो गया था शायद ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। 33 इज वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। मैं इसका कंजुगेट बेस बना रहा हूं, ये देखो जरा कंजुगेट बेस, माइनस माइनस हाफ हाफ OH OH चिलेट स्टेबलाइजेशन फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स, चिलेट स्टेबलाइजेशन फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स। फिर एक OH वाला भी है ना, ये भी बनाएगा, ये एक ही तरफ से बनाएगा, ये एक ही तरफ से बनाएगा, माइनस हाफ बनाएगा या नहीं। बाकी आपको पता है, इसका आंसर मैं लिख देता हूं 4 3 2 1, चेक कर लो 4 3 2 1। 4 और 3 में तो चिलेशन हो रहा है कंजुगेट बेस में, 2 एंड 1 में तो दुनिया जानती है, 1 फिनॉल है, 2 एसिड है। 2 एंड 1 में भाई आप गधे में मान गया, बार बार क्यों लिख रहे हैं एक ही बात है? क्वेश्चन के आंसर दीजिए, डाउट हो तो पूछिए। 4 ज्यादा कैसे हुआ 3 से? 4 में ज्यादा चिलेशन है बेटा, 4th में ज्यादा चिलेशन है, दोनों तरफ से चिलेशन है, स्टेबलाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन। चिलेशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जानते हो? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी हो रही हो कि रिंग बन रही हो तो उसे चिलेशन बोलने लगते हैं। देखो रिंग बन रही ना, एक हल्की हल्की ऐसा दिख रहा है, if hydrogen bonding makes a ring, साइक्लिक सेगमेंट बनने लगे तो उसे चिलेशन बोलते हैं। कहाँ आ गए हम? 34 में, ये तो हमने किया था शायद क्लास में, 34 क्लास में हो गया था, वो अंबानी वाला ना। 35 भी हो गया था, 36 भी हो गया था, याद करो, 37 हो गया था। 37 तूने गलत लिखा है, हाँ हाँ 1 2 3 सही है, सही है, सही है। 37 1 2 3 है। 38 1 2 3 4 5, 38 1 2 3 4 5, 38 है 1 2 3 4 5। कंजुगेट बेस बनाकर चेक करो, कंजुगेट बेस बनाकर चेक करो। ओके, फिर हमने एक वाला भी किया था ना, 39 तो हो गया था यार क्लास में, 1 ग्रेटर देन 2, 40th भी हो गया था, 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1, क्योंकि NO2 में SIR लग जाएगा। 39 जो था वो है तुम्हारा 1 ग्रेटर देन 2, बट 40th है तुम्हारा 2 ग्रेटर देन 1। 1 में याद रखो SIR हो गया था, एंड SIR की वजह से वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, SIR की वजह से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। फोर्टी 41 का आंसर है 213, यस 213। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन किया है। अरे किया है ना बेवकूफ, ये देखिए, देखिए ये क्वेश्चन किया हुआ है। 21 21 21 एंड 41 सेम, 21 41 सेम। 42 2 ग्रेटर देन 1, ब्रिज हेड पर माइनस रेजोनेंस नहीं करता, ब्रिज हेड पर माइनस रेजोनेंस नहीं करता, 2 ग्रेटर देन 1। 43 क्लास में हो गया था, 44 भी हो गया था, अगर नोटिस करो तो। ये क्या बना रखा है, तो हो चुका है आगे, पेज पलटो। नंबर की ऐसी की तैसी कर दी तुमने, है नंबर ही नहीं दिख रहा है इसमें। एक तो एसिड वाला है, 2 COOH वाला है, क्या नंबर है उसका? 45 1 ग्रेटर देन 2, आर्थो इफेक्ट। 45 1 ग्रेटर देन 2, 1 ग्रेटर देन 2, 45 ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा,
2 COOH वाला। क्लियर? अगला कौन सा है? आर्थो वाला, ये तुमने कर लिया था शायद क्लास में। 46 हो गया था। 1 4 2 3 बिल्कुल सही है। 47 बताओ। 47 मजेदार है, इसमें नंबर नहीं डाला क्या अपन ने? हाँ, लेफ्ट से चलेंगे तो लेफ्ट वाला आएगा सबसे टॉप पर, बीच वाला आएगा नंबर 2 पर, राइट वाला आएगा 3rd पर। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सारे लोग सुन लो, इसमें 3 मेंशनिंग जुड़ी हुई हैं, इसमें 3 मेंशनिंग जुड़ी हुई हैं। उसमें लेफ्ट वाला सबसे अच्छा है क्योंकि इसके दोनों आर्थों पर कुछ ना कुछ लगा है। लेफ्ट वाले COOH को देखो, दोनों आर्थों पे कुछ ना कुछ लगा है या नहीं? तो सबसे ज्यादा आर्थो इफेक्ट लेफ्ट वाले में। 1 2 3 आई मीन लेफ्ट मिडल राइट, लेफ्ट मिडल राइट। और कौन सा क्वेश्चन है भाई? हाँ घुमाओ, कॉपी घुमाओ, क्या बैठे हो लेके यार। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। नंबर बताओ यार। 48। अच्छा बताओ, इन्हीं पर चार्ज है या नहीं? एसिड पर ही चार्ज है या नहीं? बताओ कौन सा सबसे ज्यादा अनस्टेबल है? नाइट्रोजन वाला या ऑक्सीजन वाला? ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल है, तो सबसे जल्दी H छोड़ेगा, सबसे जल्दी H छोड़ेगा। 2 > 1 2 > 1 है ऑक्सीजन। तो गधे, तुमने बनाया नहीं तो मैं क्या करूं? ये इसने कैसे लिख लिया? इसे मैंने मौका दिया था, तुम्हें मौका नहीं दिया था। मौका मौका गाओ बेटा बैठ के। तुम बैठ नालायक कहीं का। तुमने रिंग बनाई, प्लस बनाया, आगे बढ़ गया, अगला क्वेश्चन लिखा, बट मौका नहीं मिला ऑक्सीजन बनाने का। बेटा अगर तुमने ऑक्सीजन नहीं बनाया तो एग्जामिनर जो है ना, वो ऑक्सीजन बना बना के देगा तुम्हें। ऑक्सीजन पर जिसमें प्लस है वो अनस्टेबल होने की वजह से H जल्दी छोड़ेगा, वो H जल्दी छोड़ेगा। अगला क्या है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बताओ। 49। मजेदार बात यह कि दोनों का कंजुगेट बेस बिल्कुल सेम बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा। तो भाई जब कंजुगेट बेस बिल्कुल सेम हो जाए तो जाके देखा करो कि कौन सा एसिड H छोड़ने का मन रख रहा था। आंसर है 1 > 2। ऑक्सीजन जल्दी H छोड़ेगा देन कार्बन, जबकि दोनों का कंजुगेट बेस बिल्कुल सेम है, हाइब्रिड सेम होगा दोनों का। एंड 50 जवाब 1 > 2। 1 में ज्यादा रेजोनेंस है, 2 में कम रेजोनेंस। 50 का आंसर है 1 > 2। 1 में ज्यादा रेजोनेंस है, 2 में कम रेजोनेंस है। सही बात है या नहीं? हाँ या ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ इनमें एसिडिक खत्म हो रहा है क्या? दिखाओ, 3 क्वेश्चन में कर लेते हैं। 51 में सबसे ज्यादा एसिडिक है 3rd वाला, क्योंकि इसके आएंगे 3 RS। 4th वाले के आएंगे 2 RS, तो है 3 4 1 2। 3 4 1 2। 51 का है 3 4 1 2। 53 क्लास में हो गया था, एक के 10 RS थे, एक के 9 RS थे। बेंजीन तो बनाया नहीं तूने नीचे वाले। 52 तो बड़ा अच्छा गैस है। ऐसे जल्दी में नहीं करेंगे इसे। 54 का आंसर बता दूं, 4 3 2 1। 54 नीचे SO3H की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। एंड 55 है 1 > 2। 1 > 2। एक काम कर लेंगे कि ऑफलाइन क्लास तो आपकी बंद होगी ऑर्गेनिक, मैं एक ½ एन आवर की ऑनलाइन क्लास लगा लूंगा डिस्कशन के लिए। सही है? हाँ है ना? उसमें मैं बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, और जैसे कुछ एरोमेटिक का कुछ बोल रहे हैं बचा हुआ है तो वो डिस्कस कर दूंगा। आप लोग सारा होमवर्क करके लाइएगा, साथ में बुक करके लाइए और मॉड्यूल करके लाइए। तो मैं कम से कम 3 दिन बाद लगाऊंगा क्लास, ताकि आपको सफिशिएंट टाइम भी मिल जाए। ठीक है? बुक में क्या करना था पता है आपको? एक्सरसाइज मेंस वाली पूरी कर लीजिए और एडवांस की सिंगल करेक्ट। ठीक है? मेंस पूरी, एडवांस की सिंगल करेक्ट, और मॉड्यूल कर लें। जो आपका मॉड्यूल है पूरा कर ले, पूरा हो जाएगा आराम से। ठीक है? आज के लिए इतना ही, बस जो था सब हो गया। कुछ इंस्टीट्यूट